अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ काबीना में शामिल होगी या नहीं? इंतखाबात के 10 रोज बाद भी अभी तक हुकूमत साजी के बुनियादी मामला पर बड़ी जमातों के दरमियान कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फॉर्मूले के हवाले से मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं और अब अगला इजलास पीर को होगा। मगर जहां एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, वहीं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक बार फिर पार्टी के सीसी के फैसले को दोहरा दिया है, जिसमें मखलूत हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान किया गया था। आज छठा में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पहली बार कुछ अहम बातें सामने रखी हैं और बज़ाहिर पावर शेयरिंग फार्मूला को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ठट्टा में जलसे से खिताब में बताया कि उन्हें कहा गया कि 3 साल मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाए, मगर मैं ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता, मैं मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। अहम बात यह है कि बिलावल ने आज फिर यह दोहराया कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क के खातिर हुकूमत बनाने में नून लीग के साथ देने का फैसला किया है, मगर पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी होंगे। बिलावल भुट्टो ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि अगर मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिश की गई, वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ, तो वो कारकुनों को सड़कों पर निकलने की कॉल देंगे। अगर किसी ने हमसे वोट लेना है, वजारतें नहीं मांग रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरियत जैसा निजाम कायम किया जाए। अगर हमारा वफाक, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं, तो आपने निकलना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक बार फिर पार्टी की सीसी का मौक़िफ़ दोहराते हुए हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर वफाक और सूबों में हुकूमत बनाने का दावा करते हुए साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम लिया है, इसलिए बेहतर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले बेंच का हिस्सा ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है, जबकि कल इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी कायम की थी, जो कल से तहकीकात का आगाज करेगी। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, मगर सबसे पहले हुकूमत साजी के मामलात और बिलावल भुट्टो के खिताब पर नून लीग का रद्दअमल जानेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान साहब, नून लीग की कोशिश है कि वफाकी हुकूमत कमज़ोर ना हो, इसलिए पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा बने, लेकिन जो सीसी का फैसला था, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसको दोहरा दिया और कहा है कि हम नून लीग की हुकूमत बनाने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। जबकि दूसरी तरफ हमें पता है मुज़ाकराती कमेटी जो है उनके दरमियान डायलॉग अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया शहजाद। मैंने बिलावल साहब की गुफ्तगू तो नहीं सुनी, लेकिन जो कुछ मैंने अभी आपके चैनल से टिकर वगैरह देखे हैं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि उन्होंने मजमूई तौर पे बहुत मुस्बत बातें की हैं, बाहमी ताउन की बातें की हैं और सेक्रीफाइसेस की बातें की हैं और जमहूरियत की खातिर और ऐवान की खातिर मिलजुल के काम करने की और अपने ज़ाती मफादात और सियासी मफादात को बालाए ताक रखने की बात की है, जो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो सीईसी के फैसले को दोहराया है उन्होंने, सीईसी का उनका ज़रूर फैसला था। हमारी जो एक मिनी सीईसी हुई थी उसमें भी कुछ फैसले हमने किए थे। बुनियादी बात यह है कि मुल्क एक क्राइसिस में है, एक बोरान में है, और ये बोरान कोई छोटा बोरान नहीं है शहजाद, बहुत बड़ा बोरान है। ये बोरान बाहमी ताउन की बात करता है, एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात करता है, और मदद यही है। मदद ये नहीं है कि आप हमारा वजीर आजम बना दें या हम उनका वजीर आजम बना दें और फिर देखें कि वो क्या करता है और फिर उस पर नुक्सा आफरीनी करें। मदद ये है कि हम उसके साथ मिल के चलें, उसका हिस्सा बने, उसकी कश्ती में बैठें और फिर हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करें, जिम्मेदारियों में शरीक हों। अगर कोई बड़ा फैसला करना है और उसके मनफी नतायज हैं या मुस्बत नतायज हैं, मुस्बत भी समेटें और मनफी भी समेटें।
तो मेरा ख्याल ये है कि कामयाब हुकूमत के लिए बड़ा जरूरी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलजुल के एक हुकूमत बनाए। लेकिन इरफान साहब, अगर पीपल्स पार्टी इस बात पे राजी नहीं होती तो फिर आपकी जमात का क्या फैसला होगा? क्योंकि बाज लोग, ख्वाजा साद रफीक साहब हों, इसाक डार साहब के हवाले से जराए से ये खबर सामने आई कि वो कह रहे हैं कि फिर हमें भी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। देखिए शहजाद, बात यह है कि अगर तो हम खालिसतन अपनी सियासत के हवाले से देखें तो फिर तो शायद यही मौजू लगता है कि हम भी इस सारी कश्मकश से अलग हो जाएं और तमाशा देखें। लेकिन हम तमाशबीन नहीं बनना चाहते, हम इसका एक किरदार है और बड़ा जिम्मेदार किरदार है इस निज़ाम का। पीपल्स पार्टी भी बड़ी जिम्मेदार किरदार है और हम दोनों की तारीख रही है। हमने मीसाक जमहूरियत किए, हमने 13वीं तरमीम की, 14वीं तरमीम की, हम 2 दफा एक दूसरे की हुकूमतों में शरीक रहे। मेरा ख्याल है कि इन दोनों जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, और मेरी मालूमात भी ये हैं अब तक की कि शायद बड़ी हद तक ये मामलात तय पा चुके हैं और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर हुकूमत चलाएंगे। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, मेरा ख्याल है ऐसा होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम सियासत से बालातर होकर हर कुर्बानी देने को तो जरूर तैयार है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई कुर्बानी का बकरा समझ के हमारे गले में हार डाल के और बनाव सगार करके तो फिर कुर्बानी दे दी जाए हमारे। ऐसे तो जाहिर है कि हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम मिलजुल के चलें। तो इरफान साहब, दूसरा ये क्या प्रपोज किया गया था आपकी जमात की जानिब से कि 3 साल जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, 2 साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बन जाए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऑफर की गई थी, मैंने इनकार कर दिया और जब भी वजीर आजम बनूंगा तो अवाम के वोट से बनूंगा, मुंतखब होकर आऊंगा, फिर बनूंगा। देखिए, ये फार्मूला जिस मीटिंग में ये बुनियादी फैसले हुए थे, मैं उसका हिस्सा था, उसमें ऐसा कोई फार्मूला न तो डिस्कस हुआ था न तय हुआ था। लेकिन इसी के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारी मुज़ाकराती टीम है, चूंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, तो मुमकिन है कि मुज़ाकरात के दौरान मामलात को आगे बढ़ाने के लिए और वही मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कोई इस तरह की तजवीज़ आई हो, बट आई एम नॉट प्रिवी टू इट, मुझे इसका इल्म नहीं है। सही। और इरफान साहब, कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा था इमरजेंसी, मार्शल और इस तरह की बातें जो गैर जमहूरी बातें हैं और जिसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि अगर आमराना निज़ाम लाने की कोशिश की गई या वफाक को जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को सड़कों पर निकलने की कॉल दूंगा। क्या ऐसा कोई खदशा है आपकी भी, आप ऐसा महसूस करें? क्योंकि बिलावल साहब ने तो इस पर बयान दिया आज। देखिए, हमारे इंतखाबात की तारीख जो है कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। हमारे पहले इंतखाबात में मुल्क तोड़ दिया, दूसरा 11 साल मार्शल लॉ दे गया, तो हम सांप के डरे हुए लोग हैं और रस्सी से भी हम एहतियात करते हैं। लेकिन बिलावल साहब अगर यही चाहते हैं और उनकी सोच है कि ऐसा खुदा न खास्ता हो सकता है, और फिर उन्हें अपने कारकुनों को सड़कों पे लाने के बजाय अभी से एक ऐसा सॉलिड और मुस्बत फैसला कर लेना चाहिए कि ना इमरजेंसी की नौबत आए, ना मार्शल लॉ की नौबत आए। सियासतदान मिलजुल कर निजाम की निगहबानी करें और आगे लेके चलें। वो इसी सूरत में हो सकता है कि वो वफाकी हुकूमत में आपके साथ मिलें ताकि हुकूमत मजबूत हो। जी हाँ, देखें, लॉजिकल ये है, दानिशमंदाना फैसला ये है, मुनसिफाना फैसला ये है। देखें, एक अगर चाहता है जी कि मैं आईनी ओहदे लेके गलबा हासिल कर लूँ और मलबा दूसरे के सर डाल दूं, तो ये गलबे और मलबे दोनों में शरीक होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें उम्मीद है कि जो मुज़ाकरात आगे बढ़े उसके बाद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर बनेगी। बात करेंगे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, क्योंकि उमर अयूब साहब ने भी आज ये कहा है कि हम हुकूमत बना सकते हैं, हमारी 180 सीटें, ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 रोज़ पहले बैरिस्टर सैफ ने आके बताया कि इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं, अब हम वफाक और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन आज सेक्रेटरी जनरल आपकी पार्टी के उमर अयूब साहब, जिनको आपने वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद भी किया है, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे पंजाब में भी और वफाक में भी, हमारी 180 सीटें हैं। तो ज़रा बताइएगा ये कैसे मुमकिन है और ये फैसला क्या अब तक हुआ नहीं है पार्टी में कि ऑपोजिशन में बैठना है या हुकूमत बनानी है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उसूली तौर पे मोहतरम उमर अयूब साहब ने सही बात की है, क्योंकि अगर फॉर्म 45 पे हमारा रिजल्ट सही कैलकुलेट हो तो 170 से हमारी सीटें ज्यादा बनती हैं। हुकूमत बनाना हमारा हक है। अभी भी सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री यूनिट तहरीक इंसाफ का है, लेकिन हम किसी ऐसी जमात के साथ जो पाकिस्तान में पिछले 40, 45, 35 सालों में
पाकिस्तान की इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार हैं, जो पीपल्स पार्टी या नून लीग दोनों ने वज़राए आज़म बनाए हैं, उनके अलावा किसी भी जमात से हम बात कर सकते हैं। MQM के हवाले से खान साहब ने बात की है कि उनके साथ अलायंस ना हो, क्योंकि कराची में हमारा मैंडेट जो है वो उनको मिला है। हालांकि हमारा ओरिजिनल मैंडेट तहरीक इंसाफ का इंटैक्ट है, लेकिन फॉर्म 45 पे हम जीते हैं, 47 पे उनको रिजल्ट मिला है। बहरहाल अगर एक्चुअल रिजल्ट कैलकुलेट होता है तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। सही है, और वो तो मुमकिन नहीं नजर आ रहा क्योंकि असेंबली का इजलास कॉल होना है 29 से पहले। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो तमाम आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं वो आपको वापस मिल जाएं और फिर आप हुकूमत बना लें। तो प्रैक्टिकली आप लोग ऑपोजिशन में ही बैठेंगे फिलहाल? नहीं शाह साहब, अपोजिशन और हुकूमत दोनों सियासत का हिस्सा है, और जितनी हुकूमत अहम है शायद उससे ज्यादा अपोजिशन अहम है। लेकिन कल की जो इंकशाफात हुए हैं कमिश्नर रावलपिंडी साहब की तरफ से, और जिस तरह चीजें सामने आई हैं, और जिस तरह बिल्कुल सब कुछ यहाँ हो गया है, हम तो पहले ही कह रहे थे अब सिस्टम के अंदर से आवाज उठी है, तो उस पर हमारी तवक्को है कि उस पर चीफ जस्टिस साहब एक एक्शन लेंगे, और इलेक्शन कमीशन को अगर वो चाहते हैं तो इसका हल वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्राइब्यूनल्स की भी जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी तौर पर इख्तियार है, 2 महीने के अंदर वो ऐसे मामला को हल कर सकते हैं। सिंपल आपने बैठना है, आपने कोई 200-300 रुपए का कैलकुलेटर लें, फॉर्म 45 का कैलकुलेट करके 5 मिनट में रिजल्ट निकल आएगा। देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर नीयत सही है तो मामला ठीक हो सकते हैं। अभी भी अगर हम मामला ठीक कर लें तो मुल्क की जमहूरियत की गाड़ी वापस अपनी ट्रैक पे चढ़ जाएगी। आज आपकी पार्टी ने ये कहा भी है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कमिश्नर के बयान पर, और आपने कहा है कि क्योंकि उन्होंने नाम लिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का, तो वो इस जुडिशल इंक्वायरी का हिस्सा ना हो। लेकिन कल आपने ये भी देखा कि जो मातहत अफसरान है, जो डीसीज थे रावलपिंडी डिवीजन में, वो तमाम आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब वो दुरुस्त नहीं है। हमने ना कोई धांधली की है, ना हमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ना उनका कोई अमल दखल था इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में। वो मशहूर कहावत है कि नौकरी की तो नखरा की, तो जाहिर है मुलाजिम है, बेचारों ने वही कहना है। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी की बातें भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक शख्स जो रिटायरमेंट के करीब है और जो रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि मियां साहब की फैमिली के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में उन्होंने काम भी किया है, तो इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन शो में किस्मत बड़ी अजीब बात यह है कि इसमें जो कोई FIR या कोई इन्वेस्टिगेशन कटी है तो उसमें हमारे 3-4 मेंबरान के नाम है कि इन लोगों की वजह से इसने ये किया है। ये बड़ी अजीब बात है कि बजाय इसके कि हम सच्चाई की तलाश करें और हक बात को इन्वेस्टिगेट करें कि असल बात क्या है, आपने जनाब हमाद अजहर साहब और उसमें जरताज गुल साहबा, मियां असलम इकबाल साहब और कोई और मुश्ताक साहब, इस तरह के भी नाम डालें, तो उन लोगों का क्या काम है? वो अपने इलेक्शनों में बिजी रहे, अभी वो बेचारे अपने और अपने खातों लांचों में बिजी होंगे, केसें हैं उन पे, मसले मसाइल हैं, उन्होंने कैसे इसको इन्फ्लुएंस कर दिया है जो 1 साल से इनकी हुकूमत का कमिश्नर है। तो ये तो हमारी सोच है, ऐसे क्या हुकूमतें चलती हैं। अब इस पे भी तजाद है क्योंकि आज उमर चीमा साहब की भी स्टोरी थी कि इमरान खान साहब की जो बहन और उनके बहनोई हैं, उनके ज़मीन के कुछ मामला थे। बुज़दार साहब जब हुकूमत में थे तो ये डेरा गाजी खान में जो है कमिश्नर थे, और कुछ इनके ताल्लुकात जनरल फैज से भी हैं। तो किसके करीब थे? मेरे ख्याल से इस पर अभी भी अभाम है, और ब्यूरोक्रेट तो आपको पता है जिसकी हुकूमत होती है उसी के करीब समझा जाता है। देखिए, बजाय इसके शहजाद भाई कि हम इन बातों में पढ़ें, यानी कि बहुत ही जय्यद सहाफी हामिद मीर साहब ने भी इस पर अपनी रिपोर्टिंग की है, और भी मुख्तलिफ क्वार्टर से रिपोर्ट्स आई हैं कि मोहतरम कमिश्नर साहब जो हैं वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के साथ या हमजा साहब के साथ उस दौर में बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, सरकारी मुलाजिम ने काम करना है, जो भी वजीर आला होगा उसके साथ काम करना है। और तो मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता उन्होंने शहबाज साहब के साथ काम किया तो वो नून लीग से हैं, नो, मैं वो बात नहीं करूंगा जो वो लोग करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उसकी बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे होनी चाहिए। बाकी बातें ऐसी ही हैं, ये एक माशरा ऐसा हमारा बन गया कि इसमें सच्चाई की मौत वैसी हो गई है। तो ऐसे माशरे में जब कोई सच बात करता है तो फिर वो इस माशरे को पागल नजर आता है। उमर अयूब साहब ने आज ये कहा कि हम जब असेंबलियों में जाएंगे तो हमारा पहला हदफ ये होगा कि इमरान खान, आपकी पार्टी के सदर परवेज इलाही साहब, आपके जो डेप्यूटी चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, बुशरा बीबी, इनकी रिहाई के लिए आपने जो है वो काम करना है। तो पार्लियामेंट में जाने से इनकी रिहाई कैसे मुमकिन बनेगी? अगर हुकूमत में भी आ जाए तब भी रिहाई कैसे मुमकिन बनेगी? वो तो कानूनी केसेस है। देखिए, पहली बात तो ये है शहजाद भाई के केसेस में कानूनी जान नहीं है, वो कानून के पैरों पे नहीं खड़े, वो इस्तिगासा के जोर और दबाव पे खड़े। तो इस्तिगासा ने, प्रोसिक्यूशन ने, हुकूमत वक्त ने एक जोर जबरदस्ती करके उनको अंदर डाला है।
वरना आप किसी भी इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट से पूछें, आपको बता देगा कि किसी भी मोअज़्ज़ज़ अदालत में जब लगेंगे तो ये एक ही इंशाल्लाह फोरम पे हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट शायद जाने की जरूरत ही ना पड़े, हाई कोर्ट लेवल पे ये केसेस हल आप लोग अगर पार्लियामेंट में आ जाएंगे, हुकूमत में आएंगे तो इस्तगासा पे उल्टा आप दबाव डालेंगे, क्योंकि ये वो इल्जाम है जो आप शहबाज शरीफ और पीडीएम पे लगाते रहे कि आप हुकूमत में आए तो इस्तगासा पे दबाव डाल के अपने केसेस खत्म कराते रहे। आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया वरना सवाल की शायद जरूरत ना पड़ती। तो केसेस में हमारे खिलाफ जो हैं खान साहब के, शाह साहब के, कोई जान नहीं है। इंशाल्लाह वो अदालतों से हम पुरुमीद है रिलीफ मिलेगा। हुकूमत में आने का मकसद ये होता है कि प्रोसिक्यूशन बंद करेंगे, कि इस्तिगासा ने अगर कोई गलत इल्जाम और गलत केसेस बनाए हैं तो उनको इंश्योर करेंगे कि वो नाजायज केस इमरान खान साहब के खिलाफ और शाह साहब के खिलाफ और हमारे कारकुनों के खिलाफ ना करें। बाकी अपना लड़ाई हम अदालतों में इंशाल्लाह लड़ेंगे और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पहली पेशियों में आप देख लेंगे इन केसों की कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। खासकर अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं और उन्होंने ये कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बम फोड़ा है, उससे पहले जो मौलाना साहब ने जो एटम बम मारा था, तो वो जो बात की थी वो तो वही बात है जो खान साहब कर रहे थे। लेकिन जो साबिक एक जिम्मेदार अहदेदार के बारे में जो बात की वो खत्म होगी। लेकिन ऑलरेडी क्या अली साहब आप महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज के बाद कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा हो रही है? क्योंकि कल आपने इस्लामाबाद में अपना प्रोटेस्ट भी किया, लाहौर में भी किया, कुछ अरेस्ट भी हुए इस हवाले से, लेकिन फिर 2 दिन पहले आपने इस्लामाबाद के एक होटल में पूरा वहां पे आप लोगों ने सेमिनार किया, उसकी इजाजत भी मिल गई जो कि पहले नहीं मिल रही थी। उमर अयूब साहब जो कि मंजरे आम पर नहीं थे वो भी आज सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां हो रही हैं? देखिए मेरे ख्याल में इसका मैं टेक्निकल या पॉलिटिकल दोनों अगर ऐड करने एक जवाब आपको दूंगा। जितनी ज्यादतियां हो रही थी, जो कुछ हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि अवाम ना निकले, वोट ना करे, तहरीक इंसाफ ना जीते। अवाम तो निकल आई, अवाम तो ऐसी निकली कि दुनिया हैरान है। तो अब तो जितना वो खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे जुल्म करेंगे और तकलीफ देंगे तो कोई पॉलिटिकल तो फायदा उनको होना नहीं, क्योंकि वोट पड़ गए हैं, सब कुछ कौम के सामने आ गया है। अब तो एक नेक्स्ट फेज है। तो जितना मैं समझता हूँ वो अब इन चीजों से दूर हटेंगे उतनी ही उनकी उसमें इज्जत है, क्योंकि अब आप किसी को जोर जबरदस्ती करेंगे ना, आपको कोई दुनियावी फायदा है ना कोई आपको कोई पॉलिटिकल फायदा है। तो मैं समझता हूँ कि सेम समझदारी वाला रास्ता यही है कि अब अपने जुल्म का रास्ता छोड़ के कानून को अपना रास्ता लेने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एक अहम सेगमेंट है, हमारे साथ। वेलकम बैक। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। उसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने सियासत को ही खैरबाद कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज में शमूलियत इख्तियार की थी। उनमें एक नाम साबिक सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल का भी था। और आज के प्रोग्राम में इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि आप काफ़ी अरसे बाद कोई टीवी शो पर आए हैं, तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आपका जो स्टेटस है सियासी लिहाज से वो क्या है? क्योंकि आपने आईपीपी पार्टी ज्वाइन तो की, लेकिन अभी 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए आपने इलेक्शन नहीं लड़ा आईपीपी की सीट से। तो क्या इस वक्त स्टेटस है? आईपीपी में है, फाल है या नहीं है? शहजाद शुक्रिया आपका। इस वक्त तो हम रिटायर्ड हर्ट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे क्रिकेट में होता है ना, रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, तो इस वक्त हम रिटायर्ड हर्ट हैं। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, किसी जगह भी एक्टिव नहीं हूँ मैं, किसी जमात में एक्टिव नहीं हूँ, किसी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हूँ, साइड पे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो रिटायर्ड हर्ट सियासतदान की गुजर रही है। जब क्रिकेट में कोई शख्स रिटायर्ड हर्ट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटायर होकर उसका करियर ख़त्म हो गया। वो रिटायर्ड हर्ट होता है इंजरी से, जब उसकी दुरुस्त हो जाती है तो वो फिर उसी इनिंग में दोबारा भी वापस आके बैटिंग कर लेता है। तो यानी कि आप रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड नहीं है और वापस सियासत में आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड नहीं है, वापस आ सकते हैं। यहाँ तो लोग रिटायर होने के बाद भी वापस आ जाते हैं, मैंने देखा है क्रिकेट में। जी, आपके जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं और आपके पुराने जो लीडर वो भी रिटायर हो चुके थे क्रिकेट से और उसके बाद क्रिकेट में भी वापस आए थे वो। लेकिन मुझे इमरान साहब ज़रा बताइएगा, लेकिन आईपीपी में है इस वक्त या आईपीपी छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं इस वक्त तो किसी जमात में नहीं हूँ। मैं बस एक इंडिविजुअल की हैसियत से मैं अपने कारोबार को, फैमिली को और चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को बड़ा मिस करता हूँ, आपके टीवी चैनल्स को बड़ा मिस करता हूँ। तो आज आपके बेहद असरार पे मैं आपके सामने बैठा हूँ। सही, हमने भी पहले भी आपसे राब्ते किए थे कि आप आए हमारे शो पर,
लेकिन आप कह रहे हैं कि आईपीपी में नहीं है, तो इस्तीफा दिया है बाकायदा, और कब फैसला किया है आईपीपी छोड़ने का आपने? नहीं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना मैंने कोई इस तरह की ज्वाइनिंग की थी। मैं तो जब आईपीपी बनी थी उस वक्त हमें दावत दी गई थी, बुलाया गया था, कुछ हमारे पे अपने ज़ाती प्रेशर्स भी थे और कुछ दोस्त यार भी वहाँ पे थे मौजूद, तो उनकी हेल्प करने के लिए चले गए थे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जी मैंने कोई वहाँ से कोई इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा तो जब दूंगा जब मैंने कोई फॉर्मली कोई ऐसी चीज़ की हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये मैंने आपको अपने जहनी कैफियत का आपको एक अक्स दिया है कि मैं इस वक्त एक रिटायर्ड हेड की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जितनी पीछे चीज़ें हुई, एक्टिविटीज़ हुई या ये इलेक्शंस हुए, आपने मुझे कहीं पाया नहीं होगा। तो उससे आपको अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि एक एक्टिव सियासतदान में और एक अनएक्टिव सियासतदान में कितना फ़र्क है। और यू नो इट बेटर देन मी। सही। और ये किस किस्म की इंजरी है, जख्म किसने दिया ये आपको? जख्म जो आपकी इनायत हैं, इस कहानी को नाम क्या दें हम? अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आप एक्टिव नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जब ये आईपीपी सामने आई और इफ्तिताई तकरीब वगैरह थी, उसमें आप मौजूद थे, आपके साथ दीगर वो लोग भी थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी। और मैं देख रहा था अभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, नवंबर दिसंबर में भी आपने कहा कि 500-700 सियासी वर्कर्स हैं जिन्होंने आईपीपी में शमूलियत इख्तियार की है। मौलवी महमूद भी आपके साथ मौजूद थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ये तो बताते रहे में लोग शामिल हो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और इसको अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो जिस तरह से आपने मेरा माजी देखा है, जिस तरह पॉलिटिकली मैं एक्टिव हुआ करता था और एक बड़ा एक्टिव पार्ट हम लेते थे, वो उस तरह का नहीं है। क्योंकि एक तो हमारा जो ये सारा हुआ डिबैकल पीटीआई की, जो आप क्या कहना चाहिए कि 9 मई के बाद से जो पीटीआई की सूरत हाल रही, उसमें बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ी, किसी ने मर्जी से छोड़ी, किसी ने प्रेशर में छोड़ी, किसी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। और आपने देखा कि पूरी पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली इस वक्त अवेलेबल नहीं है। किसी भी कुछ भी आप कह लें, कोई आप कह लें कि छोड़ गया, कोई आप कह लें कि वो रुस गया, नाराज़ हो गया, या डर गया, या वो चुप गया, या जो भी हो गया, लेकिन पीटीआई की इस वक्त जो टॉप लीडरशिप थी वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो वही हाल सूरत हाल हमारे साथ भी है। हम भी बैठे हैं, देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं, गालिब का है ना कि बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। सही। तो ये आपने कहा कि कुछ लोगों ने पीटीआई खुद से छोड़ी, कुछ ने प्रेशर में छोड़ी, दबाव में छोड़ी, कुछ लोगों ने तो सियासत ही छोड़ दी, कुछ लोग मुख्तलिफ पार्टीज में आ गए। तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ी थी वो आपका अपना फैसला था? मेरे दिल का फैसला नहीं था, लेकिन बस इस बात को यहीं तक छोड़ दें तो बेहतर है। आपके दिल का फैसला नहीं था, दिमाग का था? जी। बस यहीं छोड़ दें। इंसान या दिल से फैसला करता है, दिमाग से करता है, तो आपने कोई कैलकुलेशन की होंगी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए छोड़ दी होगी आपने फिर? नहीं, और भी फैसले होते हैं। नहीं देखें, मैं तहरीक इंसाफ का बानी रुकन था, और मैंने हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि मैंने तहरीक इंसाफ कभी ज्वाइन नहीं की। मैंने हमेशा तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से था, और जाहिर है कि मैंने जहाँ ज़िंदगी के 30 साल गुजारे हों तो वहाँ पे कोई उसकी सियासी नाकामी या सियासी फ़वाइद या सियासी उसकी उतार चढ़ाव के ऊपर फ़ैसले नहीं किए जाते। लेकिन कुछ कवाकिब थे, कुछ अवामिल ऐसे थे कि जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिनके अंदर ये फैसला करना पड़ा। नागुज़ीर था ये फैसला करना। नागुज़ीर था यानी कि कोई दबाव था, कोई प्रेशर था कि तहरीक इंसाफ छोड़े? बस शहजाद, अब इसको यहीं रहने दें, इसको आगे चलें, कोई और बात करते हैं, क्योंकि फिर कभी आपके साथ बैठेंगे, किस्सा दिल सुनाएंगे। मैं तफसील तो नहीं पूछ रहा, लेकिन सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई ना कोई दबाव होगा जिसकी वजह से आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी ना फिर? ऐसे ही समझ लेंगे। ये दबाव किस किस्म का था आईपीपी ज्वाइन करने का? कि फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए थे मुंह छुपा के, अली जैदी साहब कह रहे हैं कि ठीक है मैंने वहाँ जाके तकरीर भी कर दी, लेकिन उसके बाद मैं भी एक्टिव नहीं था। दबाव होता तो फिर आपको बाकायदा उसमें किरदार अदा करना पड़ता, लेकिन ये कैसा दबाव था कि इफ्तिताई तकरीब आपने ज्वाइन कर ली? नहीं, ऐसी कोई चीज़ कम से कम मैं इसका विटनेस नहीं हूँ कि कोई उसका दबाव आया हो कि जी आप जाके एक्टिव हो जाएं और आप ये करें या आप वो करें। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी।
लेकिन जो जहाँ तक की बात थी वो मैंने आपको बता दी। इसके आगे और कोई कहानी है नहीं मेरे पास आपको बताने के लिए आईपीपी की ज्वाइनिंग या पीटीआई को छोड़ने की। 27 मई 2023 को आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी। क्या आपके ख्याल में आपका वो फैसला दुरुस्त था, आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि वो फैसला गलत था? मैं समझता हूं कि मुझे पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे पार्टी में रह के उसको अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो रही थी या कोई चीज़ बेहतर की जा सकती थी तो उसको बेहतर करना चाहिए था। वो आप मेरी कमज़ोरी कह लें या आप उसको जो भी कह लें, गलत फैसला कह लें, व्हाटएवर, लेकिन वो एक फैसला था जो उस वक्त लिया मैंने। आप कह रहे हैं कि पार्टी आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, पार्टी में रहकर आपको बेहतरी के लिए काम करना चाहिए था, तो फिर क्या वजह है? कमज़ोरी थी या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सके? बस आप उसे मेरी कमज़ोरी समझ लें, आप उसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस समझ लें, आप उसे गलत फैसला समझ लें, जो भी है वो बहरहाल अब यही सूरत हाल है। लेकिन इमरान साहब इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि जिन पे दबाव था लेकिन वो तहरीक इंसाफ में रहे। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लंबी एक फहरिस्त है जो जेलों में है या रूपोश हो गए। जैसे उमर अयूब साहब आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, काफ़ी अरसे बाद उनको हमने देखा। देखिए वो जी शहजाद, वो उन लोगों के फैसले हैं, उन लोगों की अपनी सोच है, अपना तरीक़ाकार है, उनके अपने किसी का कोई मसाइल होते हैं, किसी के कुछ मसाइल होते हैं, कोई अपने आज़ाद फैसले करता है, कोई दबाव में करता है, कोई किस तरह फैसले करता है। तो बहरहाल मेरी जो सिचुएशन थी वो मैंने वाज़ेह कर दी। बाकी जो दोस्तों की सिचुएशन है, कोई भागा हुआ है या छुपा हुआ है या जेल में है या दबाव बर्दाश्त कर रहा है या बाहर फ्रंट फुट पे खेल रहा है, हर तरह के लोग आपके सामने मौजूद हैं। हर आदमी के अलग अलग बर्ताव और चीज़ें होती हैं, तो वो उनकी मर्जी वो कैसे कर रहे हैं। आप ये फील करते हैं कि क्योंकि जैसे आपने कहा आपने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी, आप तो शुरू से ही पीटीआई का हिस्सा थे और ऑब्वियसली काफ़ी आपने वक्त लगाया, कुर्बानियाँ दी, और इसके बाद जब आपकी हुकूमत आई तो आपको सिंध का गवर्नर भी बनाया गया। तो जब इतना कुछ आपने पार्टी के लिए किया, पार्टी ने आपके लिए किया, एक नाम दिया आपको, तो उसके बाद आपको फील नहीं होता कि थोड़ा मुश्किल वक्त था, बर्दाश्त कर लेते? वही टेस्ट होता है किसी भी कारकुन का पार्टी में। हमने देखा नवाज शरीफ पे जब मुश्किल वक्त आया, उन पर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगे, गद्दार का, इंडियन एजेंट होने का, इंडिया से कारोबार करने का, लेकिन उनकी जो कोर टीम थी वो उनके साथ ही रही, उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। जी जी, देखिए वो मुख्तलिफ दबाव होंगे या आई डोंट नो वो किस सिचुएशन से गुजर रहे थे, उनका क्या पोजीशन थी उस वक्त। मैंने आपको अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपसे ये भी कह दिया कि आप मेरी कमज़ोरी समझ लें उसे। जब आपने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त आपने कहा कि 9 मई के बाद पार्टी के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। आप ये भी कहते रहे कि आगे भी बताऊंगा कभी मौका मिला कि 9 मई को क्या हुआ था। तो एग्जैक्टली ये बताएं, क्योंकि इसके बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है आपकी पार्टी के ऊपर, चाहे वो इमरान खान के ऊपर हो या दूसरे लोगों के ऊपर हो, वो तो 9 मई के बाद ही हुआ है ना। तो वो तो आप अपनी उस पोजीशन पे कायम है कि जो हुआ उस दिन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और पार्टी के उस दिन जो है वो अज़ाइम ठीक नहीं थे। शहजाद, पूरे पाकिस्तान में किसी एक शख्स ने आज तक ये नहीं कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था। मैं कैसे आपसे कह सकता हूँ कि ठीक हुआ? 9 मई से बड़ा गलत वाक़या नहीं है कोई। मैं आज भी ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि 9 मई के जो भी जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो उसके अंदर जिम्मेदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उसके 9 मई के वाक़े के अंदर उसकी आड़ में जो पुलिस और जो हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है या पीडीएम की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की उसके अंदर कई मासूम लोग भी उसके अंदर गए हैं। तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मासूम है उसे छोड़ दें, जो इन्वॉल्व था उसे पकड़ लें, डाल दें अंदर, उसको सज़ा दें कानून के मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। पार्टी की डिसमेंटलिंग होनी चाहिए थी क्या? पार्टी की डिसमेंटलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप पता नहीं पार्टी की डिसमेंटलिंग से आप क्या मुराद ले रहे हैं कि जो अभी जिस तरह अभी पीटीआई से मुराद ये कि आप पार्टी छोड़ के चले गए, आपके दीगर दोस्त आईपीपी बन गई या पीटीआईपी बन गई उसके बाद। देखिए, आईपीपी बने या पीटीआई 3 बने या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बने या और बने, ये तो लोगों का हक है ना कि वो जाके अपनी जमात बनाएं और कोशिश करें, इसमें कोई आर तो है नहीं। तो लिहाजा इसको तो आप पीटीआई की डिसमेंटलिंग नहीं कह सकते। ठीक है इमरान साहब, हम मजीद बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल। क्या
तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत का इरादा रखते हैं? आपने कहा रिटायर्ड हर्ट हूं, और मैंने कहा रिटायर्ड हर्ट वाला कभी वापस भी आ सकता है, तो डू यू प्लान टू कम बैक विद पीटीआई? लेट्स सी, अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, कि कैसे मेरी अपनी पोजीशन कैसी रहती है, क्या होता है। ये जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक 8 फरवरी के इंतखाबात और उसके नताइज से भी है? क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोगों को लग रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो दबाव था, जो प्रेशर था, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में तो कम से कम परफॉर्म नहीं कर सकेगी क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। लेकिन फिर बहरहाल सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो तकरीबन 170-180 जीत चुके हैं। तो ये जो नतीजा आया है, क्या इस वजह से अब आपकी राय बदली है? नहीं शहजाद, नतीजे की वजह से राय नहीं बदली, कि नतीजे की राय बदलनी होती है और मुझे ये अंदाज़ा होता कि जी ये पीटीआई को सीटें नहीं मिलेंगी और ये आईपीपी को मिल जाएंगी या पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी या पीएमएलएन को मिलेंगी, अगर ऐसा कोई सोच रहा होता और इस लालच में होता है कि मुझे सीट ही चाहिए, तो कोई एफर्ट या कोशिश आपको नज़र ज़रूर आती है मेरी तरफ से। तो ऐसी कोई चीज़ आपको दिखी नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान में आपको ताल्लुक़ है इंतखाबात का, तो आज तक मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कोई इंतखाब ऐसा याद नहीं है जिसमें या हकीकी तौर पे धांधली ना हुई हो या धांधली का शोर ना मचा हो। कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिस पे सारी पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ जी इंतखाबात बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं, वो उस तरह का इलेक्शन कोई मुझे तो याद नहीं है आज तक। अगर आपको हो तो बताइए। सही, तो इन इंतखाबात में भी आप समझते हैं कि धांधली हुई है? जो पीटीआई का क्लेम है वो दुरुस्त है? क्योंकि ऑब्वियसली आपने इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं लिया, बट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, एक पल्स पे तो नज़र रहती है सियासतदान की। देखिए, मैं शहजाद एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उसका एक बड़ा किरदार रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की पैदाइश के साथ साथ ही चला है। हर सियासतदान जो हुकूमत में आता है, इंतखाब लड़ता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है और वो चाहता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हो और इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे। अगर कहीं उसको इस्टेब्लिशमेंट का साया मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, कहते हैं जी ये बेहतरीन काम है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती का दारोमदारी यही है। और अगर कहीं उसको ये एहसास होता है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा वावेला और बलवा मचाता है। हमारी जो हुकूमत थी 2018 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर हम बाबंग दौहल हम ये कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत एक पेज पर है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम सब एक पेज पर हैं और हम मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि उस वक्त जब 18 में हमारी हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब बड़ा शोर मचाया करते थे इसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि जी इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने ख़राब कर दिया, इन्होंने ला के बंदा बिठा दिया, अपनी पसंद का आदमी ले आए, इन्होंने फलां कर दिया, दीन कर दिया। हर इलेक्शन के बाद आपको ये चीज़ महसूस होती है। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार, मैंने आपसे कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार पाकिस्तान में रहा है और अब तक है, वो एक बड़ा मुस्बत किरदार भी मैं समझता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। मुस्बत मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि SIFC हमने देखा कि ये एक चीज़ जो बनाई गई है, इसकी वजह से डॉलर को कंट्रोल करने में आसानी हुई। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था वो आज इधर हो गया। इसी के ऊपर दारोमदार है पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी तबका है, जो वो इसी तरफ देख रही है कि क्या यहाँ से हम मज़ीद पाकिस्तान के लिए फंड जनरेट कर पाएंगे, पैसे आएंगे। जो कोशिशें मेहनत हो रही है वो एक इस चीज़ के ऊपर हो रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स हेडेड बाय SIFC। वरना तो इस 1.5 साल के अंदर इसाक डार ने और जो PMLN की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत कह लें, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने के लिए। 2018 में 1 पेज पे थी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। उसके बाद वेरियस रीजन है जिसकी वजह से हमें पता है कि फासले बढ़े, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उस हवाले से इस वक्त काफ़ी दोबारा ये मामला खबरों में है। फजल रहमान साहब ने कहा वो इनिशिएटिव जो है उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का था, जनरल फैज़ के नाम से अब वो पीछे हट चुके हैं। क्या वो पॉलिटिकल मूव था आपकी पार्टी के खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ, जिसमें आपके इत्तेहादी भी छोड़ के गए, आपके कई और रहनुमा भी छोड़ के गए, या उस वक्त जनरल बाजवा की तरफ से वो मूव था? आप क्योंकि उस वक्त गवर्नर थे, तमाम तर मुज़ाकरात जो उस वक्त हो रहे थे कोalition पार्टनर्स से, MQM से, उसमें भी आप थे और मीटिंग्स में भी होते थे आप उस वक्त। जी हम होते थे, लेकिन मैं कोई चीज़ वसूख से तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान से बात होती थी और
क्योंकि वो सारी नेगोशिएशन का हम हिस्सा थे, ख़ासतौर से जो मुत्तहदा की हद तक थी वहाँ तक तो हम बिल्कुल हैंड्स ऑन उसके अंदर शामिल थे और इधर जाते थे फिर इधर आते थे बात करने। तो उस वक्त हमें ये अंदाज़ा था, खान साहब को भी यकीन था कि ये मूव इसी तरफ से है, बाजवा साहब की तरफ से, और इन्हीं के ईमा पर ये सारे काम किया जा रहा है। जनरल बाजवा की ईमा पे किया जा रहा था, ये आप लोगों की असेसमेंट थी उस वक्त? ये मैंने आपसे कहा कि ये हमारा ऐसा मानना था, या ये समझ लें कि हमारी अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी, जिसमें इमरान खान साहब इस बात पर मुत्तफिक थे और वो कहते थे कि ये किया काम उधर से ही जा रहा है। लेकिन मुझे कभी ये समझ नहीं आया शहजाद कि ये डिफरेंसेस आए किधर से, क्योंकि ये तो आपको याद होगा ना कि खान साहब हमेशा, हम लोग भी हमेशा कहते थे जी एक पेज पर हैं और हम मिलकर चल रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोग तो कहते थे फादर फिगर है वो, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट वालिद की हैसियत देते थे आप जनरल बाजवा को उस वक्त। ये तो मुझे याद नहीं, फादर फिगर तो कभी नहीं हुआ, हमने तो नहीं कहा कभी। आप लोगों के रहनुमाओं के स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे जरा क्विकली बताइएगा, इसके बाद जो आपकी हुकूमत चली गई और इसके बाद एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ जो है तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी, खासतौर पर इमरान खान साहब ने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में फिर कहते हैं कि इवेंचुअली 9 मई हुआ, जिसमें आप लोगों ने असेंबलियां भी छोड़ी, आप लोगों ने 2 अपनी सूबाई असेंबलियां तहलील भी की। दुरुस्त सियासत की, ये आपके ख्याल में थोड़ा सा कंट्रोल रखते तो ज्यादा बेहतर था कि इस हद तक आगे ना जाते कि मामला यहां तक पहुंचते? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ज़ाहिर कंट्रोल रखना चाहिए था, इतने आगे नहीं जाना चाहिए था, जिसका बहुत बड़ा नुकसान पार्टी ने उठाया और लोगों को इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी इसके अंदर नुकसान हुआ। वो तो उस मूव को तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता, उसको तो रीथिंक करना चाहिए कि ये इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन देखें, एक चीज़ मैं आपको शहजाद बताऊँ कि उस वक्त जब ये सारा मामला हो रहा था, इससे पहले जब भी मैं तो खान साहब के साथ 1993 से एफिलिएटेड हूँ ना, हमेशा मैंने इमरान खान से सुना है कि जी उसने हमेशा बैठ के हमारे बंद कमरों में भी और छोटे इजलास में भी उसने हमेशा, खान साहब ने हमेशा ये बात की कि पाकिस्तान फ़ौज की इम्पोर्टेंस और पाकिस्तान, ये मैं आपसे कोई मुहावरतन या वैसे बात से बात बनाने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपसे अनोद कह सकता हूँ कि खान साहब ने हमेशा हमें फ़ौज की इज़्ज़त और फ़ौज का एहतराम और फ़ौज को साथ लेके चलने की बात की। क्योंकि जब भी हम देखते थे कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आए या बीबी की हुकूमत आई या कोई और हुकूमत आए, ख़ास तौर से नवाज़ शरीफ की, तो हम हमेशा नवाज देखते थे कि वो किसी ना किसी के साथ वो लड़ जाते थे और वो फ़ौज के ख़िलाफ़ वो शुरू हो जाते थे। तो हमेशा इमरान खान हमें कहते थे कुछ चाहे कुछ हो जाए, ये काम हमने नहीं करना कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब सिंध के साबिक़ हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे इस वक्त सियासत में मैं रिटायर्ड हर्ट हूँ, फाल नहीं हूँ और किसी पार्टी से मेरा इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी वो फैसला गलत था, उस वक्त पार्टी में रहकर ही पार्टी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।